नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। किसी शायर की क्या खूब कही गई एक नज्म है कि हमारी ओर से कोई गवाही नहीं देता और चिल्लाना भी हमारा सुनाई नहीं देता। तो क्या कांग्रेस में इन दिनों आवाज बुलंद करने के लिए प्यादे वजीरों की जुबान खोल रहे हैं या फिर खुद को सुर्खियों में लाने की वजह खोज रहे हैं? ग्वालियर की एक गुमनाम सी नेत्री ने महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़े महाराज यानी माधवराव सिंधिया हो जाने की सलाह दे रही हैं। वैसे जिनकी सलाह पर ग्वालियर चंबल में कांग्रेस की सियासत चलती हो, उन्हें उसी इलाके में किसी की सलाह की जरूरत है, इस पर कोई भोला ही भरोसा करेगा। तो फिर समाधान को समस्या बनाने पर आखिर छुटभैया नेताओं की गैंग क्यों आमादा है? सीएम के ये कह देने के बावजूद कि उनका किसी से कोई शिकवा नहीं, संगठन में समाधान की कोशिशों को सड़क पर कौन लेके आना चाहता है? हालांकि सुझाव यह भी है कि बिना मांगे सलाह देने वालों को सीधे बाहर का रास्ता दिखाया जाए। लेकिन क्या कांग्रेस के लिए इतना आसान है? वो भी तब जब राजा महाराजा खुद अपने लिए ठिकाने तलाश रहे। जवाब तो देना होगा। मैं आज पूछेंगे कि आखिर किसकी निष्ठा किसके लिए। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। कांग्रेस पार्टी में कौन कहां जाएगा और क्या करेगा, ये करने वाले के अलावा सब तय कर रहे हैं। महाराज के सियासी भविष्य के संकट से उठा बवंडर अब पार्टी तोड़ने और तोड़ देने वालों को बाहर कर देने की सीमा तक पहुंच गया है। यह हालांकि ना तो भयावह दिखता है और ना ही टिकाऊ। यदि इसे कुछ समय के लिए संकट मान भी लिया जाए तो संकट का सेंटर पॉइंट फिलहाल ग्वालियर है और महाराज को सलाह ये कि सियासी भविष्य का सूरज अतीत के उगते सूरज से ही अब चमक सकता है। आज भी अगर आप ये सर्वे कराएंगे तो सभी ये चाहेंगे कि हमारे महाराज एक नई पार्टी बनाए। जो हमारे बड़े महाराज थे माधवराव सिंधिया जी, उनकी जो पार्टी थी उगता सूरज, उसको हम लोग उनसे फिर से एक निवेदन करेंगे कि आप उस पार्टी को जीवित करें, पुनः जीवित करें। और उस पर आप एक अपनी पार्टी आप देखें किस तरह से लाखों कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा होता है। 15 साल बाद सत्ता पाने के लायक बनी पार्टी में साल भर बाद ही नई पार्टी बनाने के सुर उठे तो क्या ये यूं ही उठे हैं या फिर इन प्यादों के पीछे वजीर को बचाने की पहले से तय कोई चाल है? दबाव की राजनीति करने वाले शायद नहीं जानते कि रबर को वहीं तक खींचा जाना चाहिए जब तक उसकी इलास्टिसिटी बनी रहे। खैर, समाधान भी सुझाया गया तो संकेतों में नहीं बल्कि खुली धमकी के तौर पर। सुनिए जरा। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उनको तत्काल पार्टी छोड़ देना चाहिए, या मैं अपने पार्टी के संगठन में अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को तत्काल पार्टी से निकाल के बाहर करें, जो जिस पार्टी में रह के जिनकी निष्ठा पार्टी के प्रति नहीं है, कांग्रेस के प्रति नहीं है, उनको एक भी क्षण इस पार्टी में रहने का अधिकार नहीं है। जब घर में ही घमासान हो तो विपक्ष की बिन मांगी सलाह तो आनी ही है। उसके लिए काफी हिम्मत चाहिए, बड़ा कलेजा चाहिए, अगर हो तो करना चाहिए। पर मेरी मान्यता है कि जलालत से नहीं रहना चाहिए। जिम्मेदारों में जब बात ना हो और बिन मांगी सलाह वालों की भरमार हो तो पार्टी क्या घर भी टूट सकता है। लेकिन सवाल ये कि आखिर बोलने वालों के अलावा सबको बोलने का मौका इन दिनों कांग्रेस में आखिर दे कौन रहा है? जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करा देता हूं। हमारे साथ है पंकज चतुर्वेदी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। पंकज जी का स्वागत है। दूसरे मेहमान नरेंद्र पटेल साहब, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नरेंद्र जी का स्वागत है। तीसरे मेहमान पत्रकारिता का चर्चित चेहरा है मनीष दीक्षित, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी का भी स्वागत है। पंकज चतुर्वेदी साहब, ये कौन लोग हैं जो तय कर रहे हैं कि मतलब अगर मैं एक लाइन में कहूं तो चाय से ज्यादा केतलियां क्यों गर्म है? सर देखिए प्रवीण जी, वो बहन जी जो आपकी स्क्रीन पर आई उनके प्रति पूरे सम्मान के साथ कि मैं भी उनको नहीं जानता कि वो कौन है। हमने भी कहा कि गुमनाम। मैंने इसीलिए कहा था, मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ कि उन बहन जी का जो पॉलिटिकल पब्लिसिटी का मोटिव था वो आप मीडिया के मित्रों ने सार्थक कर दिया। और वही उद्देश्य था, आपने स्वयं अपने पैकेज में भी कहा कि लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता का उद्देश्य था। और मैं जो डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने कहा उस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि ऐसे लोग जो कांग्रेस पार्टी में
का होने की दावा करते हुए यदि कांग्रेस पार्टी के बिखराव की बात करते हैं तो उनकी जगह कांग्रेस पार्टी में नहीं होना चाहिए। और मैंने भी दिन में मीडिया के अन्य मित्रों से कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सिंधिया जी और कमलनाथ जी जैसे बड़े कद और पद के दोनों राजनेता स्पष्ट तौर पर इस बात का खंडन कर चुके हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने स्वयं, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं वही कह रहा हूं मैं जब शिवराज जी से कोई अदावत नहीं रखता तो कोई बुराई मन में नहीं रखता। सर मैं वही आग्रह कर रहा हूं हाँ। कि सिंधिया जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कमलनाथ जी मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे आदरणीय, कहीं कोई विवाद का विषय नहीं है। कल मुख्यमंत्री जी बातचीत कर रहे हैं कि मैं किसी से नाराजगी का विषय रखता नहीं, सिंधिया जी मेरे अपने, कहीं कोई विषय नहीं, उनको आलोचना का अधिकार है सिंधिया जी को। तो मुख्यमंत्री जी को आलोचना से तकलीफ नहीं है, सिंधिया जी को आलोचना करने में कोई गुरेज परहेज नहीं। उसके बाद दोनों के संबंध मधुर हैं, लेकिन उसको कुछ लोग अपनी पॉलिटिकल मोटिव तो सर इसी बात पर तो बताइए कि चाय से ज्यादा केतलियां गर्म सर क्यों? फिर मसला यही है। उसका कारण सिर्फ ये है सर कि आजकल जिस प्रकार का फास्ट मीडिया है, सोशल मीडिया, मोबाइल मीडिया जिसको हम कहते हैं, वहां बहुत इजी पब्लिसिटी गेन होता है लोगों को। और उनको पता है, जो लोग मीडिया को टूल बनाकर मिसयूज वर्ड का प्रयोग मिसयूज कर रहे हैं, वो जानते हैं कि यदि बड़े नेता के बड़े ब्रांड के साथ अपना नाम जोड़कर आप कुछ भी बेतुकी बात करोगे तो कहीं ना कहीं चलेगी और 24 घंटे में चलते चलते न्यूज 18 जैसे बड़े मंच पर भी आ जाएगी। और वो मोटिव उनका रिजॉल्व हो गया। जिस व्यक्ति ने, मैं सिंधिया जी का जिक्र कर रहा हूं कि जिन्होंने तन मन धन से कार्यकर्ताओं के साथ श्रम कर कर कंधे से कंधा मिलाकर 15 साल बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार वापसी का श्रम किया, कार्यकर्ताओं के स्वप्न को साकार किया, 15 साल बाद जनता की सेवा का अवसर मिला और कोई अपनी बचकानी हरकत, जिनका कोई पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिनको कोई नहीं जानता, वो सलाह देने, मतलब मुझे एक सिर्फ ये कहावत है कि सलाह, हमारे यहाँ प्रवीण जी एक और समस्या है कि ऑक्सीजन और ओपिनियन ये दोनों फ्री और इफरात में मिलती है। इस केस में वही स्थिति है कि बस दे दीजिए सलाह, कर दीजिए सोशल मीडिया पर। नरेंद्र जी, इनका बेहद आंतरिक मामला है। ये लोग तमाम बड़े जितने नेता हैं, मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत, ये कह चुके कि सब ठीक है, मतलब मैंने आपने बोला, हमने बोला, आपने माफ किया, हमने माफ किया, नहीं माफी, जी माफी का विषय नहीं, कोई नाराजगी नहीं सर, माफी कोई नाराजगी नहीं, मतलब मैंने आपने बोला, हमने दिल पे नहीं लिया टाइप वाली बात हो गई। तो फिर नरोत्तम मिश्रा सरीके वरिष्ठ नेता का कहना कि अरे साहब बहुत कलेजा चाहिए पार्टी बनाने के लिए, ये तो अगर हिम्मत है तो करके देख ले, उन्हें क्यों रिएक्ट करना चाहिए साहब? ना देखिए प्रवीण जी, जब तक पड़ोसी के घर में घर से आवाजें आ रही हो तो पड़ोसी को कोई उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन पड़ोसी उतर के जब सड़कों पर लड़ने लगा है और कोई वो सिंधिया जी कह रहे हैं कि मैं सड़कों पर उतर जाऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी तल्खी से कह रहे हैं कि ठीक है तो उतर जाएं, तो जब ये मामला आ गया तो उसके बाद तो निश्चित रूप से विपक्ष की भी भूमिका हो जाती है। अब ये जो कांग्रेस की कार्यकर्ता ने जो भी जिस भी स्तर पे अभी कांग्रेस उसके बारे में जो भी टिप्पणी करे, प्रदेश टाइप का पद रखती है महिला कांग्रेस। हाँ बिल्कुल। तो दूसरी बात यह है कि उसके ऊपर आप भी को शायद मैं समझता हूं कि शायद टच नहीं करते यदि गोविंद सिंह जी जैसे वरिष्ठ मंत्री ने उस पर टिप्पणी ना की होती तो सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ये तो समझ में आता है। यदि उस कार्यकर्ता ने कोई गलती की थी, कर भी दी थी, तो उसको समझाया बुझाया जा सकता था। लेकिन जिस तरह की माननीय गोविंद सिंह जी ने टिप्पणी की है, उससे भी लगता है कि प्यादों पे मंत्री हमला कर रहे हैं और मंत्रियों पर प्यादे हमले कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं जैसा कि आपके स्क्रीन पे भी चल रहा है, जब बड़े महाराज माधवराव सिंधिया जी ने मध्य प्रदेश विकास पार्टी के नाम से उगता सूरज चुनाव चिन्ह रखा था, वो बना चुके थे। उस समय अर्जुन सिंह जी ने भी अलग पार्टी बनाई थी और कांग्रेस से कई धड़ों ने अलग अलग पार्टी बना के हो गए थे। तो ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। अब जहां तक माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने जो कमेंट किया, तो निश्चित रूप से आप जब उनसे पूछेंगे और जो सड़कों पे बातें चल रही हैं, तो इसलिए उन्होंने भी सलाह दे दी है। और नरोत्तम मिश्रा जी को ये सिखाने की जरूरत है कि कांग्रेस का आंतरिक मामला बोल के और चले जाएं। वो तो तोल मोल के बोलने के लिए मशहूर है, वो चाहते तो कह देते कि सभी कांग्रेस का मामला मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। ना प्रवीण जी, मैंने कहा ना कि अब आंतरिक मामला नहीं बचा ना, सड़कों पे तो बातें चल रही है ना दोनों पक्ष, कांग्रेस के जो चाहे सिंधिया जी के खेमे से हो, चाहे माननीय कमलनाथ जी हो, सारे तो आपके माध्यम से सड़कों पे बातें आ चुकी है ना। ठीक तो है, ये हमने एक महिला नेत्री का आज बेशक यहाँ पर जिक्र किया और उन्होंने दिखाया भी, लेकिन जो मंत्री हैं वो कमलनाथ जी के बोलने के बावजूद बोलते रहे। उनमें एक प्रद्युम्न सिंह तोमर भी है, उनमें इवन ओमकार मरकाम भी हैं। वो डिंडोरी में उन्होंने कहा कि मैं साथ हूं सिंधिया जी के। हालांकि कहा कि उन्होंने दिल्ली के मसले में बोला था केंद्र सरकार के, लेकिन हम साथ हैं सिंधिया के। तो जब सीएम बोल दे, और सीएम भी इस कद के सीएम, कमलनाथ सीएम, मतलब सामान्य सीएम नहीं,
उसके बावजूद ये मंत्री क्यों बोलते हैं? देखिए प्रवीण जी, इसके पीछे जो मुझे लगता है कि अभी 2 इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं कांग्रेस के लिए। एक तो अभी राज्यसभा के नॉमिनेशन होने हैं। आप देखिए प्रियंका जी का नाम यहाँ पर किस तरह से आया और वो किन लोगों ने उठाया। तो सिंधिया समर्थक भी अपने नेता को आगे रखने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, पहली बात। दूसरा, अभी स्टेट प्रेसिडेंट को लेकर भी खींचातानी चल रही है कि स्टेट प्रेसिडेंट कौन बनेगा। सब लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, उसमें एक प्रमुख दावेदारी सिंधिया जी की भी है। सिंधिया समर्थकों को ये ऐसा शायद इसलिए करना पड़ रहा होगा, जो मुझे लगता है, क्योंकि आप देखिए पिछले 15 सालों में जो शिवराज सरकार के खिलाफ जो आंदोलन हुए या जो उस दौरान जो लोग सड़क पे आए, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एक प्रमुख नेता थे। कमलनाथ जी का जो अवतरण हुआ वो चुनाव के 6 महीने पहले हुआ मध्य प्रदेश में। तो शायद कहीं ना कहीं समर्थकों के मन में लेकिन एक जो सामूहिक रैली हुई थी न्यू मार्केट में, उसमें तो आए थे। मैं वही बोल रहा हूँ ना, 6 महीने पहले हुआ चुनाव के। मैं यही बोल रहा हूँ कि चुनाव के 6 महीने पहले जब वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए, उसके बाद वो यहाँ पर सक्रिय हुए। और ये इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि अगर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं होते तो ये शायद सरकार इतना मतलब जो 1.25 साल करीब हो गया है, ये 1.25 साल पूरा नहीं कर सकती थी। मगर क्योंकि समर्थकों को लगता है कि उनका नेता दरकिनार हो रहा है, और खासकर ये चीज तब से ज्यादा हो गई जब ये लोकसभा चुनाव में सिंधिया जी पराजित हो गए। अब उनके पास कोई पद भी नहीं है, तो ये जाहिर है एक समर्थकों की मंशा होगी। और दूसरा, जो ये मंत्री लोग इसमें प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं या इसको बढ़ा रहे हैं, तो मंत्री अगर बोल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये अपने मन से बोल रहे होंगे। क्योंकि पंकज चतुर्वेदी जी, मंत्री अगर बोल रहे हैं तो अपने मन से नहीं बोल रहे होंगे। मनीष दीक्षित जी का कहना है, उनका आकलन है। और ये बात हमने जो मनीष जी से पूछी, वो फिर आपसे पूछेंगे कि जिस वक्त सीएम पटाक्षेप कर चुके थे यहाँ कल भोपाल में मिंटो हॉल के सामने, और वो बहुत तेजी से उनका वो बयान जो है वो टेलीविजन के जरिए, बाकी मीडिया के जरिए सर्कुलेट भी हुआ कि भाई ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं शिवराज जी से नाराजगी नहीं रखता तो सिंधिया जी से कैसे रख सकता हूं, और बहुत करीबी व्यक्ति हैं टाइप उनका एक मैसेज गया। उसके बावजूद बोला मंत्रियों ने, उसके बाद भी 2 घंटे 3 घंटे बाद तक मंत्री बोलते रहे। देखिए प्रवीण जी, मंत्रियों ने जो कहा वो मुख्यमंत्री जी की जो बात थी उसका अलग संदर्भ था, और मंत्रियों ने जिस विषय में बात करी वो अलग संदर्भ था। सिंधिया जी अगर सड़क में उतरेंगे तो हम सब सड़क में उतरेंगे सर, ये क्या है? उसी बात पर आ रहा हूँ सर। जिस भी मंत्री ने सिंधिया जी के सड़क पर उतरने के बयान का समर्थन किया, उसमें उन्होंने ये कहा कि राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता का मूल स्थान सड़क यानी जनता जनार्दन के बीच संघर्ष का होता है। और यदि सिंधिया जी बात करें तो सिंधिया जी कांग्रेस पक्ष की ओर से बात कर रहे हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं। और मुख्यमंत्री जी ने उस विषय पर बातचीत की जिस पर मीडिया के मित्रों ने उनसे पूछा कि आप क्या सिंधिया जी से नाराज हैं, तो उस पर उन्होंने बहुत साफगोई से जवाब दिया कि जब मैं जो मेरे प्रतिपक्षी शिवराज जी उनसे नाराज नहीं होता तो सिंधिया जी तो मेरे परिवार का हिस्सा हैं और उनसे नाराजगी का विषय नहीं है। तो दोनों अलग अलग विषय थे। एक प्रकरण चल रहा था कि मुख्यमंत्री जी सिंधिया जी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, जबकि मुझे याद आता है कि मैंने पिछली डिबेट में आपके यहाँ कहा था कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है। बीजेपी या जिनको इस पर टिप्पणी करना वो उनका अधिकार, उससे कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं सिर्फ इस आशय का जिक्र कर रहा हूं कि जिस प्रकार कि काम कुछ छोटे राजनीतिक कार्यकर्ता अपने बड़े राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं कि बड़े नेताओं के नाम का दुरुपयोग करके अपने पब्लिसिटी की जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो गलत, और इसीलिए फिर दोहरा रहा हूं। प्रद्युम्न सिंह तोमर, ओमकार सिंह मरकाम, सर मैं मंत्रियों की बात नहीं कर रहा, महिला पब्लिसिटी की जरूरत है आप सर। मैं मंत्रियों की बात नहीं कर रहा, मैं महिला नेत्री की बात कर रहा हूँ। इमरती देवी जी को सर इमरती देवी जी उसके पहले बोल चुकी थी। कल सिर्फ प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब का और ओमकार सिंह मरकाम का स्टेटमेंट आया सिंधिया जी के साथ का, उस पर मैंने बात रखी। मेरा तो सिर्फ आशय सिर्फ इन महिला नेत्री से, ग्वालियर की जो हमारी बहन जी हैं, इन जैसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ यदि आप बता रहे हैं किसी पद पर है, मुझे उसकी जानकारी नहीं, यदि पद पर है भी कांग्रेस में कुछ प्रदेश टाइप का पद है, नहीं जानकारी प्रवीण जी मुझे, मैं उनसे परिचित भी नहीं हूं। इसीलिए मैंने कहा कि मैंने स्पष्ट तौर पर कहा, फिर दोहरा रहा हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी में रहकर पार्टी में फूट डालने की बात करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी जगह कांग्रेस पार्टी। ठीक है नरेंद्र पटेल साहब, ये इनका एक बेहद आंतरिक मामला है। दूसरा, मैं ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री कमलनाथ यदि ये कहते हैं कि वो शिवराज जी से भी कोई नाराजगी या बुराई नहीं रखते, यानी वो ये अगर आइडेंटिफाई कर रहे हैं बतौर लीडर विपक्ष में तो शिवराज जी को, कहीं उनने बीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव इन सब के नाम नहीं लिए उनने, तो ये जो खींचतान है ये आपके यहाँ भी है। आपके यहाँ भी लोग बहुत असहज है कि शिवराज अब तक नेता क्यों, राकेश सिंह थे वो किनारे हो गए, बीडी शर्मा आ गए, सब आ गए, लेकिन
रजिस्टर हो रहे हैं तो केवल शिवराज जी, नरेंद्र ना पटेल। ना ना, देखिए बिल्कुल नहीं प्रवीण जी, माननीय कमलनाथ जी कोई नहीं होते हमारी पार्टी की तरफ से किसी को रिकॉग्नाइज करने वाले, लेकिन चूंकि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान पिछले 13-14 सालों से मुख्यमंत्री थे और उसके बाद में कमलनाथ जी ने पदभार ग्रहण किया है, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने शिवराज जी को उस श्रेणी में रखा है। चिंता का विषय ये नहीं कि उन्होंने शिवराज जी अकेले को रिकॉग्नाइज किया, निश्चित रूप से शिवराज जी हमारे मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेताओं में से एक नेता है। अब पूरी लाइन उनके साथ हमारी मध्य प्रदेश के नेतृत्व सामूहिक रूप से खड़ा रहता है। चिंता का विषय तो ये है कि उन्होंने उसी लाइन में सिंधिया जी को खड़ा कर दिया, यानी उन्होंने उदाहरण भी दिया, तो विपक्ष के एक बड़े नेता का नाम लेके उसी श्रेणी में सिंधिया जी को खड़ा कर दिया। कहना क्या चाहते हैं कमलनाथ जी, कि सिंधिया भी प्रतिपक्ष का रोल निभा रहे हैं क्या? नहीं ये साहब, वो चिंता का चरम विषय का उल्लेख कर रहे थे, चरम और न्यूनतम। चरम उनने कहा कि भाई मैं जब शिवराज जी से नाराज नहीं होता तो सिंधिया जी से क्या नाराज होऊंगा, मतलब चरम और न्यूनतम दो उदाहरण उन्होंने दिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो देख तो अच्छी बात है प्रवीण जी, यदि वो हमारे कमलनाथ जी यदि शिवराज जी को मानते हैं कि विपक्ष के एक सशक्त नेता है, तो निश्चित रूप से है। और पूरी भारतीय जनता पार्टी, चाहे गोपाल भार्गव जी नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह जी हो, चाहे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी हो, सारे लोग हमारी पार्टी में सामूहिक नेतृत्व रहता है। और निसंदेह रूप से शिवराज सिंह जी चौहान भी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मनीष दीक्षित जी का शामिल करते हैं। मनीष जी, ये तकलीफ जो है, कई बार क्या है कि नेम ड्रॉप करने से ही व्यक्ति विवादित या बड़ा हो जाता है, तो ये तकलीफ तो भाजपा को भी हो रही होगी कि भाई इन्होंने कोर्ट केवल शिवराज जी को किया, पहले ना राकेश सिंह को भी कभी वो रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, अभी BD शर्मा जी को चलो उनसे जूनियर हैं उनको नहीं किया, गोपाल भार्गव का जिक्र नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा का जिक्र नहीं किया, और उनका शिवराज जी से नाराज नहीं होता तो बाकियों से क्यों होगा? मनीष जी, शिवराज जी का नाम शायद इसलिए लिया होगा क्योंकि इमीडिएट जो राइवल हैं कांग्रेस के, या जो सड़कों पर लेके अभी बीजेपी को जिंदा रखे हुए हैं, क्योंकि अध्यक्ष या इनके नेता प्रतिपक्ष शायद वो काम नहीं कर पाए जो शिवराज जी लगातार कर मतलब रहे ये हैं। आप मान रहे हैं कि अध्यक्ष और नेता obviously। प्रतिपक्ष सड़क पर नहीं है? हाँ, वो नहीं आए, मतलब उतने अग्रेसिवली नहीं आए। हम आप भी देखते हैं कि जो आंदोलन हो रहे हैं और जो सब हो रहे हैं, और बीच में आप ये देखिए शिवराज के कैरेक्टर में भी थोड़ा बदलाव आया है। शिवराज जी जैसे सहज पॉलिटिशियन माने जाते थे, अभी उनकी वाणी में भी थोड़ा सा ओज आ गया। हाँ, ओज आ गया है, और वो पर्सनल ओज कई बार इस सीमा तक हो जाता है कि बड़ा एग्जैक्टली। मतलब और वो जो हैरत होती है। उन्होंने जो 13 साल 15 साल जो पर्सनल अटैक नहीं करने की एक परंपरा डाली थी, वो अब परंपरा से हट गए हैं और वो सीधे हमले करने लगे हैं। तो इसलिए शिवराज जी का नाम लिया होगा कमलनाथ जी ने, मुझे मतलब इसमें यही लगता है। और जाहिर है इन लोगों को बुरा लगेगा, और खासकर हमारे नए नेता जो आए हैं इनकी पार्टी के BD शर्मा के साथ अध्यक्ष को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है। एक बार नरेंद्र पटेल साहब का पहले रुख करेंगे छोटा सा, फिर पंकज जी के पास चलेंगे। बारी जो है वो पंकज जी की है, लेकिन नरेंद्र पटेल साहब, ये जो मनीष जी कह रहे हैं ये बात सही भी है कि सड़क पे आपका कोई नेता दिखता नहीं, कोई बयानबाजियां करता नहीं। शिवराज जी पहुंच जाते हैं तुरंत, वो शिवाजी वाला मामला वो उन्होंने कहा सर आ रहा हूं मैं, तो ये अकेले सक्रिय हैं, आपके नेता प्रतिपक्ष सक्रिय नहीं है, वो रैली से बाहर नहीं निकल पा रहे। बाकी के अभी तक राकेश सिंह जी से जबलपुर से बाहर नहीं आते थे, BD जी अब पता नहीं छतरपुर या कहां से बाहर आएंगे, तो ये भी तो एक संकट है आपके यहाँ भी। ना बिल्कुल संकट नहीं है प्रवीण जी। देखिए, जब राजगढ़ का प्रकरण हुआ तो हमारा पूरा प्रदेश में बहुत मजबूरी में गए थे सर सारे लोग, क्योंकि शिवराज जी ओन कर लेते सागर में भी सारे लोग इकट्ठे गए थे। और स्वाभाविक रूप से देखिए, चूंकि पिछले 13 सालों से इस प्रदेश के मुखिया थे शिवराज सिंह जी चौहान, तो स्वाभाविक रूप से उनके हमारा नेतृत्व सशक्त है उनके नेतृत्व में। लेकिन जिस तरह से हमारे यहाँ सहज में पीढ़ी परिवर्तन हो गया, नई पीढ़ी के 50 साल के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी आ गए हैं, और उनको भी देखिए धीरे से रिकॉग्नाइज निश्चित रूप से कमलनाथ जी कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लेकिन वे एक नेता के रूप में करा देंगे इस प्रदेश के जनता की जब लड़ाई लड़ेंगे तो। सर आपसे दो सवाल ले ली। पंकज जी, ये क्या शिवराज जी अब भी चुनौती है? आप ये मानते हैं कि बड़ी चुनौती अगर कोई है तो शिवराज जी विपक्ष की तरफ से? प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी की चुनौती राजनीतिक रूप से आम जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी ने शिवराज जी के रूप में जो थी उसको ध्वस्त किया 2018 के चुनाव में, नंबर 1। उसके बाद भी प्रवीण जी सच को हमको स्वीकार करना पड़ेगा, बीजेपी माने या ना माने, कि शिवराज जी के आगे भारतीय जनता पार्टी के नेता ना 3 में ना 13 में किसी गिनती में नहीं है। राकेश सिंह जी 4-5 बार के सांसद थे, जब वो कुछ नहीं कर पाए तो ये BD शर्मा जी भले पीढ़ी की बात करें, लेकिन वो पीढ़ी बीड़ी से कुछ नहीं होता। वो सब जानते हैं, आगर हो या सागर, अमरवाड़ा हो या छिंदवाड़ा, सब जगह शिवराज जी नजर आते हैं। अमरवाड़ा हो या छिंदवाड़ा, वो ये पूछते किससे वो
राकेश सिंह जी जो 4 बार के सागर सांसद मालवा थे, एक जिला है एमपी का। उनको सर किसी गिनती में नहीं रखते थे। वो ऐलान, आज मैं सागर जा रहा हूँ, कल आगर जा रहा हूँ, परसों छिंदवाड़ा जा रहा हूँ, फिर अमरवाड़ा जा रहा हूँ, पूछते किसको है? तो मुझे तो तरस आता है। राकेश सिंह जी पर आता था, निरीह अध्यक्ष थे। अब ये बीडी भाई का क्या हश्र शिवराज जी करेंगे? ठीक से बैठे नहीं बीडी शर्मा कुर्सी जी, मैं अरे सर 3 दिन तक जिनके बनने पर कोई एक लड्डू खिलाने बीजेपी कार्यालय नहीं खड़ा हुआ, आप देखिए। और हमारे मित्र ने कहा कि स्वाभाविक नेता शिवराज है, इन्होंने कहा स्वाभाविक नेता, तो नेचुरल लीडर स्वाभाविक नेता एक डमी नेता है, ऐसा चलेगा क्या? ये बीड़ी पीढ़ी कोई नहीं चलने वाले सर। खुशी की बात है प्रवीण कि आप शिवराज जी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हमारे लिए खुशी की बात है। आप समझिए कि 4 बार के सांसद अमित शाह जी के अभिन्न सहयोगी राकेश सिंह जी की जो राजनीतिक दुर्दशा शिवराज जी ने 12-13 महीनों में करी, वो ये बीडी शर्मा जी का क्या हश्र करेंगे? आप मूल सवाल पर नहीं आए। मैं मूल सवाल पर आरामदायक स्थिति में है या चुनौती है शिवराज? सर चुनौती 2018 में ध्वस्त कर दी, पर शिवराज जी बीजेपी के बाकी नेताओं, बीडी शर्मा जी, राकेश सिंह जी, गोपाल भार्गव जी, प्रभात जी, कैलाश जी, कमल जी, जितने जी, सबकी चुनौती है। अरे शिवराज जी के दिल से पूछो सर, ना नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिली, ना बीजेपी अध्यक्ष की। अरे कोई सामूहिक नहीं सर, कोई सामूहिक, संघ को सामूहिक मत कहो सर। सर मूल विषय पे आते हैं एक बार। संघ को सामूहिक नहीं कहते सर, मूल कोई सामूहिक नहीं है। 3 दिन तक कोई मिठाई बांटने नहीं गया, और चारित्रा पूरी कर दी। मिठाई के लिए क्यों बैठे रहे भाई? आप तक पहुंची मिठाई के लिए पंकज चतुर्वेदी। 3 दिन मिठाई बांटने नहीं आया, कर दिया। कोई आप बड़ा तक नेता पहुंची नहीं पंकज जी मिठाई के नहीं। मनीष दीक्षित जी को शामिल करते हैं मूल विषय पर लौटते हुए। मनीष जी, ये जो बयानबाजी है, आपको लगता है कि भाई पीसीसी चीफ कमलनाथ हैं, सीएम कमलनाथ है, डायनेमिक उनकी लीडरशिप है, अब ये बयानबाजी रुकनी चाहिए आपको लगता है कांग्रेस में? अन्यथा ये मैसेज जो है वो गलत जाता है। कोई भी जिसके मुंह में आता है वो जो आता है वो बोलता है। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है और लगातार हो रही हैं, और आप ये भी देखिए कि इन बयानबाजियों पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। चूंकि कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इसमें हो सकता है जैसे बीजेपी की डिसिप्लिनरी कमेटी है, कांग्रेस में भी होगी, कांग्रेस में होगी तो ऐसे मामलों को उस कमेटी में ले जाकर उस पर अगर कार्रवाई करेंगे तो एक डाउन द लाइन मैसेज जाएगा कि साहब अगर आप पार्टी लाइन से अलग हटकर कोई बात करेगा तो उसका हश्र ये होगा। तो अब जब तक ये नहीं होगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक बात है। और आपको लगता है कि ये जो है ये थमेगा निकट भविष्य में? आपको लगता है निकट भविष्य मुझे जो लग रहा है वो यही लग रहा है प्रवीण भाई कि राज्यसभा के नाम डिक्लेयर हो जाए तो शायद इस पे विराम लग जाएगा। राज्यसभा और ये जो प्रदेश अध्यक्ष निगम मंडल, नहीं वो सब तो हो जाएंगे, उसमें ज्यादा वो नहीं रहता। सबके हिस्से में जो केक का वो है वो आता है, इतने समर्थक हमारे, इतने तुम्हारे, इतने उनके, उसमें तो बंटवारा हो जाएगा। मगर ये 2 ऐसे पद हैं जिनको लेकर ये गहमागहमी मची हुई है। ठीक है, तो माफ कीजिए वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। मैं तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो मनीष जी कह रहे हैं उस बात से मैं भी सहमत हूं कि जब संगठन और सत्ता दोनों का इकबाल बुलंद हो तब ये मैसेज भी जरूर कन्वे होना चाहिए तमाम नीचे के लोगों के लिए कि किसी भी तरह की इस तरह की बयानबाजियां जिससे मौका लगे विपक्ष को भी और मीडिया को भी लंबा संवाद किया जा सके, उसे रोका ही जाना चाहिए। अब कितना कब रोका जाएगा, क्यों रोका जाएगा, मनीष जी ने बहुत बेहतर तरीके से बता दिया। तो इंतजार करना चाहिए तब तक, और उम्मीद भी करना चाहिए कि शायद तब तक ये जो प्याली का तूफान है ये शायद थम चुका होगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मुद्दे पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।